नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए चर्चा और परिचर्चा का जो हमारा विषय वस्तु है। आज हम विषय वस्तु की चर्चा करने वाले हैं केबीएस का सेकेंड पार्ट। 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसका सेकेंड पार्ट लेकर चल रहे हैं। एक्चुअली में कारण क्या है कि इन क्वेश्चंस में अब ये इसलिए भी सॉल्व कराना इम्पोर्टेंट है कि इनकी क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, स्कोर आपका बेहतर जाए, आपको बेहतर विषय वस्तु मिल सके। इस उद्देश्य के साथ इनका सॉल्व किया जा रहा है। हमें पता भी चले क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 कहता है ड्यूरिंग पीसीआर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। कहता है जो पीसीआर होता है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं या डीएनए को क्या करते हैं, कई सारी डीएनए की कई सारी प्रतियां बनाते हैं। कह सकते हैं डीएनए की कई सारी प्रतियों का निर्माण करते हैं पीसीआर के द्वारा। पीसीआर, एक और क्वेश्चन यहां से पूछता है, पीसीआर को डिस्कवर्ड किसने किया था, खोजा किसने था? डिस्कवर्ड बाय या डेवलप बाय किसने किया था? कैरीमुलस थे। कौन थे? कैरीमुलस ने इसको प्राय डिस्कवर किया था। कैरीमुलस ने, ध्यान दीजिए, कैरीमुलस ने इसको डिस्कवर किया था, पीसीआर को कैरीमुलस ने किया था। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से कहता है एम्प्लीफिकेशन जीन्स इंप्रेस द कैटालाइज्ड ऑफ एंजाइम। कौन एंजाइम यूज किया जाता है? तो टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है। और यही क्वेश्चन 2018 केवीएस में भी पूछा गया था कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंजाइम कौन सा होता है, ज्यादा टेम्परेचर पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, तब भी ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम। बस यही क्वेश्चंस को उसने 2017 में भी पूछा है, 2018 में पूछा। सिर्फ पूछने और उसके जो प्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा सा अंतर शब्दों में किया था। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, ए सर्टेशन दे रहा है, ए नंबर, डिफिशियंसी ऑफ सल्फर काज क्लोरोसिस इन प्लांट। कहता है कि अगर सल्फर की कमी हो जाए तो पौधों में क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोफिल की कमी का हो जाना क्लोरोसिस कहलाता है, जिससे पौधे चितकबरे हो जाते हैं। सल्फर इज द, अब रीजन क्या दे रहा, कह रहा सल्फर इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। फिर इसमें दे रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसमें से सही है बी नंबर, एसर्टेशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ए तो सही है मगर आर जो रीजन दिया है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है इन व्हीट ग्रेन द रेडिकल इज कवर्ड। कहता है कि जो व्हीट ग्रेन होता है या दाना होता है, किसका दाना होता है? गेहूं का। गेहूं का जो दाना या ग्रेन्स होता है, द रेडिकल इज कवर्ड, उसका रेडिकल किससे कवर्ड रहता है? कहता है उसका जो रेडिकल होता है वो प्राय किससे कवर्ड रहता है? तो वो प्राय किससे कवर्ड रहता है? तो 33 का ऑप्शन क्या करेंगे? ए, क्लोरेराइजा से। किससे? क्लोरेराइजा से कवर्ड रहता है, तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। फिर क्वेश्चन दे रहा है 34 नंबर पे, कहता है इंटरफेरॉन आर। इंटरफेरॉन क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, एंटी वायरल प्रोटीन होती है। क्या होती है? एंटी वायरल प्रोटीन होती है। तो वही कह रहा है इन्फेक्शन इंटरफेरॉन्स आर, इंटरफेरॉन है, क्या कह रहा है? एंटी वायरल प्रोटीन है, एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन है, एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो ये क्या है? एक एंटी वायरल प्रोटीन है। ऐसी प्रोटीन शरीर में बनती है जो वायरस की वृद्धि को रोक देती हैं, इसलिए एंटीफेरॉन, यहां हम एंटीफेरॉन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉगिनविलिया फ्लावर इज एग्जाम्पल ऑफ। जो बॉगिनविलिया के जो फ्लावर होते हैं तो बहुत कलरफुल होते हैं। अगर बॉगिनविलिया आपने देखा होगा गार्डन में अक्सर मिलता है, ऐसे ऐसे बहुत रेडनेस होती है इनमें, इस तरह छोटा फ्लावर होता है। तो कहता है कि जो बॉगिनविलिया फ्लावर इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है? हैविंग लार्ज नेक्टर, having colorful bracts,
तो बिल्कुल यही सही करेंगे। इसमें प्रायः एक कलरफुल ब्रैक्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो एक कलरफुल हमें ब्रैक्स देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कहता है जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, वो किसके लिए क्या मतलब कुछ शो करती है या क्या बताती है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? क्रॉस ब्रिज फिलामेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट, द आई बैंड्स लेंथ with other change, no shortening of thin and thick myofilament। तो ऑप्शन सी को हम प्राय सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन सी को हम सही करेंगे 36 में, सी नंबर। नेक्स्ट नंबर है नाइट्रोजिनेस इंजाइम। जो नाइट्रोजिनेस इंजाइम है, नाइट्रोजिनेस इंजाइम कन्वर्ट्स, किसको कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजिनेस जो इंजाइम है ये प्राय किसको कन्वर्ट करता है? बताइएगा, प्राय किसको करता है? तो ये प्राय नाइट्रोजिनेस जो इंजाइम होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्राय अमोनिया में बदलता है। किसको बदलता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट मारेगा कि जो नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है वो किसको कन्वर्ट करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन मेल्स द पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड आर, कहता है इन ह्यूमन मेल्स जो मनुष्य होता है उसमें पेयर्ड सहायक ग्रंथि है। सहायक ग्रंथि की बात कर रहा है, ग्रंथि नहीं कह रहा है कौन सी ग्रंथि है पेयर्ड, नहीं, वो कह रहा है सहायक ग्लैंड कौन है? तो उसमें प्राय हम जो सही करते हैं वो सेमिनल वेसिकल्स को करते हैं। किसको सही करते हैं? 38 में डी को सही करेंगे, सेमिनल वेसिकल्स। ये हमें पहले कंफ्यूजन हुआ, हम जाके प्रोस्टेट पे लटक रहे थे, फिर इसको चेक किया, रीचेक किया, तब नेट पर भी इसका आंसर डी मिला, सेमिनल वेसिकल्स। तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि ह्यूमन मेल्स में जो पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड है वो सेमिनल वेसिकल्स है। क्या है? सेमिनल वेसिकल्स है। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? डी को हम सही करेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन यहां सही होगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ की पूरी लाइब्रेरी चाहिए, अगर आपको डिस्कशन रात्रि में जो होता है डिस्कशन वो अवेलेबल होगा, आपको प्रैक्टिस सेट संडे संडे आता है, प्रैक्टिस सेट वो अवेलेबल होगा, पूरी की पूरी थ्योरी आपको क्लास अवेलेबल होगी। और अभी नया बैच शुरू हुआ है केवीएस का, तो केवीएस और जीआईसी का, केवीएस और जीआईसी का कॉम्बो बैच है जिसको आप ले सकते हैं सिर्फ 1099 में। ये जो केवीएस का, ध्यान रखिए, केवीएस और जीआईसी का जो कॉम्बो बैच है वो है सिर्फ 1099 का, जिसको आप हमसे जुड़कर ले सकते हैं। इसमें आपको सारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल होंगी, नोट्स बनाकर पढ़ाया जाता है, आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़ाई जाती। एक 1199 का बैच है जो कि आपकी, अगर आप पीजीटी प्लस टीजीटी और प्लस ईएलटी इन तीनों की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं एक साथ, तो 1199 का है। इसमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब अवेलेबल होगा। यदि आप केवल टीजीटी और पीजीटी का बैच लेना चाह रहे हैं तो वो केवल 999, उसमें भी नोट्स, प्रैक्टिस, डिस्कशन सब अवेलेबल होगा। इसके पहले आपने देखा कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 35 लोग इंटरव्यू को गए थे पीजीटी को। किसी भी यूपी में सबसे बड़ा ऐसा चैनल था जिसके 35 लोग इंटरव्यू को गए, जिसमें बहुत सारे लोग फाइनली सिलेक्ट हुए। टीजीटी में लगभग 70 लोग सिलेक्ट हुए, टीजीटी 16 में लगभग 35 लोग सिलेक्ट हुए, जीआईसी में लगभग 15 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए, 150 लोग क्वालिफाई लगभग हुए थे। आश्रम पद्धति में कई लोग सिलेक्ट हुए और असिस्टेंट प्रोफेसर में कई लोग सिलेक्ट हुए। तो खूब सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, सबकी नौकरियां लग रही हैं। आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने। इसके लिए करना क्या है, आपको ये ऐप है हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है,
आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके छोटा सा साइन अप लिखा होगा, साइन अप करेंगे, नाम ईमेल आईडी मांगेगा, आप जैसे ही डालेंगे तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद एनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आएगा, तीनों बैच दिखाएंगे, जिसे बाय नाउ करके आप लेंगे, सारा सब कुछ चालू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी या जानकारी है आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 39 पे। द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम आर, कहता है जो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम आर क्या होता है, पार्ट ब्रेन स्टेम वो क्या होता है। तो 39 में हम क्या सही करेंगे, तो 39 में ए और डी दोनों सही होंगे। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन स्टेम का मुख्य पार्ट होता है, हिस्सा होता है ब्रेन का, वो कौन कौन होते हैं। तो मिड ब्रेन भी होता है, पोन्स भी होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा भी होता है। और इसके अलावा मिड ब्रेन, पोन्स, सेरेबेलम, ए भी सही है। ये और ये दोनों सही हैं, तो ए और डी दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। ए भी सही होगा और डी भी सही होगा, ध्यान रखिएगा ए और डी। फिर कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज यूज्ड फॉर। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ कैथोड्स होता है और एक तरफ एनोड होता है। इसमें क्या करते हैं, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों को डालते हैं और टुकड़े अपनी साइज के आधार पर एक जगह एक अलग अलग बैंड बना लेते हैं, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बस यही सही होगा। इससे क्या करता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्रायः हम क्या करते हैं, डीएनए को उनके साइज के आधार पर अलग अलग हम कर लेते हैं। डीएनए को क्या कर लेते हैं, उनके साइज के आधार पर हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। द रेट, कहता है द रेट the rate of transpiration will be very less in the situation where, कहता है जो ट्रांसपिरेशन होता है उत्सर्जन होता है, सॉरी वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन हो, सॉरी वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्प के रूप में जो जल निकलता है उसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो कहता है वाष्पोत्सर्जन वेरी लेस कब होता है, विंड इज ब्लोइंग, गार्ड वाटर इज अवेलेबल इन द प्लेंटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, या एनवायरमेंट इज वेरी हॉट एंड ड्राई। कब कम होगा, वेरी लेस कब होगा, तो 41 का हम सही आंसर करेंगे सी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है तो ट्रांसपिरेशन कम होता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट ब्रॉट टू ए हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में गया है मगर उसको मायोकार्डियल यानी हार्ट का इन्फेक्शन है। नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, उसको तुरंत कौन सी दवा चाहिए, स्टेप्टोकाइनेस। इतनी दूर से कैसे चल रहा है भाई, उसको कौन सी दवा चाहिए, ये तो बहुत आज दूर से चल रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है भाई। हाँ, उसको कौन सी मतलब इमीडिएटली दवा दी जानी चाहिए, इनमें ढेर सारी दवाइयां लिखी हैं, तो उसको कौन सा देना चाहिए इमीडिएटली। तो उसको इमीडिएटली देने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको, ये तो आज ऊपर ऊपर लिख रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। एक बार आप होल्ड रखिएगा, जरा मैं पेन गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि जैसे ही पेन चला रहा है ना ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर से लिख दे रहा है, पेन टच ना भी करो तब भी
तो ऐसे लिखते कुछ है, लिख कुछ रहा है, तो वो गड़बड़ हो रहा है। तो 42 नंबर पे कहता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्या देना है हमें, स्ट्रेप्टोकाइनेस को पहले देना है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्टेड बिलो आर सम एनाटॉमिकल फीचर ऑफ प्लांट, कहता है कई सारे एनाटॉमिकल फीचर्स नीचे दिए हैं, टिक द ऑप्शन विच बिलोंग टू द मोनोकोटिलेडन्स प्लांट, एक बीजपत्री पौधों में ये कौन से लक्षण बिलोंग करते हैं या एक बीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं। तो कहता है पहले स्टेम पजेस ग्राउंड टिश्यूज विथ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, स्टेम पजेस ग्राउंड टिश्यूज विथ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल इन डार्च ओपन एंड कोलेट्रल, कहता है क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल आर इन डार्च ओपन एंड कोलेट्रल। फिर कहता है वेस्कुलर बंडल आर एक्सार्च ओपन एंड कोलेट्रल। फिर कहता है स्टेम स्टेम पजेस वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, तो ये तो डी वाला तो बिल्कुल स्पष्ट किसका है, डाइकॉट का लक्षण है। तो यहाँ इनमें सही क्या करेंगे, तो पहला वाला ही हम इसको सही कर देंगे, पहला वाला स्टेम पजेस ग्राउंड टिश्यूज विथ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, मतलब जो स्टेम है वो ग्राउंड टिश्यूज विथ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 पे, सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ द अर्थवर्म आर प्रेजेंट इन सेगमेंट, कहता है जो सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं अर्थवर्म में कहां देखने को मिलते हैं। तो सेप्टल नेफ्रीडिया कहता है अर्थवर्म, तो अर्थवर्म की जब हम बात करते हैं, जब हम अर्थवर्म की बात करते हैं अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म में 3 प्रकार के नेफ्रीडिया प्राय देखने को मिलते हैं। पहले नेफ्रीडिया हमें सेप्टल नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। दूसरे नेफ्रीडिया जो देखने को मिलते हैं फेरेंजियल फेरेंजियल नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं, नेफ्रीडिया। और तीसरे जो नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं उनको हम इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं, नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इनमें 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनमें क्या होता है कि जो सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं, जनरली जो बुक में दिया है 14th टू लास्ट, यानी 14 से आखिरी तक, तो यहाँ 14 से आखिरी तो कोई दिया नहीं है, तो यहाँ 15 से लास्ट सेगमेंट वाला ऑप्शन करेंगे, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। फेरेंजियल अगर नेफ्रीडिया पूछेगा कि फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहाँ पाए जाते हैं, मान लो अगले एग्जाम में आपसे पूछ दे फेरेंजियल, तो फेरेंजियल चौथे, 5वें और 6ठे खंड में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया कहाँ पाए जाते हैं, 14वें इंटरसीलियर रीजन में पाए जाते हैं, 14वें, 15वें और 16वें में, 14वें, 15वें और 16वें में इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। टेन टाइम्स ये सबसे ज्यादा होते हैं, इसके अलावा भी देखने को मिलते हैं सेकेंड खंड से लेकर लास्ट खंड तक, यानी ये वाला आएगा उसके लिए, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन सही करता है, क्वेश्चन 45 की बात कर रहा है। 45 पे कह रहा है द लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी लंग्स वॉल्यूम की कितनी होती है, लंग्स की, तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो जो आपको बुक में दिया रहेगा, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करते हैं, तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है 5800 ml। अब 5800 ml तो यहाँ नहीं दिया है, तो 5000 से लेकर 6000 ml के बीच में, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। कई सारी होती हैं, वॉल्यूम पूछते हैं, टाइडल वॉल्यूम यहाँ आता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, और ये क्या होता है, श्वास में जितनी गैस को लेते हैं वह निकालते हैं, मान लो ऐसे लिया और निकाला, ये टाइडल वॉल्यूम होता है। आपसे दूसरा पूछ सकता है एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है,
एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? तो ये 1100 ml होता है। और ये पूछ सकता है ये होता क्या है? जितनी हवा फेफड़ों से फोर्सफुल बाहर निकाल सकते हैं, मतलब जोर लगा के बाहर निकाल दो वो। रेसिडुअल वॉल्यूम एक पूछता है, रेसिडुअल वॉल्यूम यहां से एक आता है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 ml। ये क्या होता है? फोर्सफुल तरीके से गैस फेफड़ों से निकालने के बाद फेफड़ों में जितनी गैस बचती है वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। एक वाइटल वॉल्यूम होता है, वाइटल वॉल्यूम। वाइटल वॉल्यूम कितना होता है? वाइटल वॉल्यूम 4600 ml होता है। ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पेक्टिव वॉल्यूम, एक्सपेक्टिव वॉल्यूम का मिलाकर होता है वाइट वाइटल वॉल्यूम। तो ये थे विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे सही? इसको ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? 46 नंबर पे सही करेंगे। टिक द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फैमिली विथ मोनोकार्पलरी पिस्टिल, जिनमें मोनोकार्पल्स पाए जा रहे हो। और मोनोकार्पल्स केवल लेग्यूमिनेसी में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? लेग्यूमिनेसी मोनोकार्पलरी के अंतर्गत आती है। तो 46 का हम सही क्या करेंगे? 46 का सी। लेग्यूमिनेसी में क्या होता है? सिंगल सिंगल कार्पेल पाया जाता है, कार्पेल पाया जाता है। तो मोनोकार्पलरी कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलती है? कुकुरबिटेसी का खास कैरेक्टर क्या होता है? कुकुरबिटेसी के खास कैरेक्टर पूछ देता है, लिलिएसी के कैरेक्टर पूछ देता है, मालवेशी का। मालवेशी में तो एक कैरेक्टर्स पाया जाता है, मोनोडेल्फस कंडीशन पाई जाती है। और कुकुरबिटेसी का मुझे सिंजिनेशन नहीं, सिनेंड्रस कंडीशन, सिनेंड्रस, हाँ सिलेंडर कंडीशन शायद पाई जाती है, सिलेंडर्स कंडीशन, जिसमें एंथर के फिलामेंट और जो उसके एंथर लोब होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, उसे सिलेंडर्स बोलते हैं। एक सिंजिनेसियस होता है, सिंजिनेसियस क्रूसिफेरिन पाया जाता है। और सिलेंडर्स कंडीशन इसमें कुकुरबिटेसी पाया जाता है। एक बार हम चेक भी कर लें, शायद हो सकता है कहीं दिमाग में स्लिप ना हो। सही है, सिलेंडर्स ही बोलते हैं उसको। दिमाग में ऐसा लग रहा था कहीं फिसल ना गया हो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशियंट वाटर इम्बिबिएंट? ऐसा वो कौन सा है इनमें, सेल्यूलोज, पेक्टिन, अगर लिग्निन में, जो सबसे ज्यादा जल को अवशोषण कर सकता है, वो कौन सा है? तो 47 में हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? 47 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफिशियंट वाटर इम्बिबिएंट कौन सा है? तो 47 का सही ऑप्शन होगा पेक्टिन। क्या होगा? पेक्टिन। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे, पेक्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48 नंबर पे। एक कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स, एक कॉलम है वाटर विथ जाइलम वेसल्स विथ टाल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ। ध्यान के कहता है एक कॉलम ऑफ वाटर विथ जाइलम वेसल्स ऑफ टाल ट्री डज नॉट ब्रेक, नॉट ब्रेक अंडर इट वेट बिकॉज ऑफ, किस कारण ऐसा होता है? डिजॉल्व शुगर इन वाटर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, पॉजिटिव रूट प्रेशर, लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल्स। किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन आएगा बी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, कहता है एक लंबे समय तक फास्टिंग करता है। हिज यूरिन, उसकी जो यूरिन है, विल बी फाउंड फाउंड कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज, उसके जो यूरिन है उसमें एबनॉर्मल क्वांटिटीज में क्या आएगा? 49 का सही आंसर क्या करेंगे? तो करेंगे डी। क्या आएगा? कीटोन्स। क्या आएगा? कीटोन्स। ऑप्शन 49 में डी कीटोन्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 पे। ड्यूरिंग द जीवन फेज ऑफ सेल डिवीजन, अब ए पर आते हैं। सेल अंडरगोज, कहता है जीवन फेज में जो सेल डिवीजन होता है,
cell division. During G1 phase, cell division, cell undergoes duplication. Both RNA and DNA are synthesized. Post mitotic DNA are synthesized. RNA and protein are synthesized. तो ऑप्शन 50 में हम क्या सही करेंगे? डी नंबर सही करेंगे। और डी नंबर में क्या है? आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। एक्चुअली में जो सेल साइकिल होती है G1, एस और G2 स्टेज होती हैं। G1 में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एस में प्राय डीएनए का संश्लेषण होता है। G2 में जो कुछ बचा खुचा होता है उसका संश्लेषण होता है। तो ये है 51 कहता है। 51 क्या कह रहा है? What is the vital capacity of lungs? What is the vital capacity are our lung? जो वाइटल कैपेसिटी अभी हमने बताया था, तो वाइटल कैपेसिटी का हमने फार्मूला दिया था। वाइटल कैपेसिटी का हमने फार्मूला दिया था। वाइटल कैपेसिटी होती क्या है? तो टाइडल वॉल्यूम फल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को मिलाकर हम टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो क्या आएगा? टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये तो हमारी आ गई। और उसमें अगर हम टोटल जब को अगर हम रेसिडुअल से वॉल्यूम से घटा देंगे तो हमारा वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। ये भी एक ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में एक और फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी बराबर क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा? कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम माइनस रेसिडुअल। तो वही तो लिखा इसने, ऑप्शन डी को हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे है। सार्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सार्टोली सेल किस में पाई जाती हैं? तो ये प्राय सार्टोली सेल टेस्टीज में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? टेस्टीज में। एड्रिनोकॉर्टेज सिक्रेट एड्रिनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोवाइड न्यूट्रिशनल। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टेस्टीज में पाए जाते हैं। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ जर्म सेल, और ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है। तो 52 में हम सी करेंगे। 52 में हम सही क्या करेंगे? तो 52 में हम सही सी नंबर को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द इन्फेक्टिव स्टेज, जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है उसमें इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? कौन सी अवस्था प्राय इन्फेक्शन करती है? तो 53 का हम सही क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी करेंगे, स्पोरोजोइट्स। इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? स्पोरोजोइट्स होती है। क्लास हमने ली है, आप वहां देखेंगे सब कुछ मिलेगा। 54 में कहता है there is an increase in blood urea when there is insufficient filtration in। कहता है यूरिया अगर ब्लड में ज्यादा होगी तो प्राय फिल्ट्रेशन कहाँ ऐसा होगा जहां मतलब कहाँ कम होगा? बोमेन कैप्सूल कहाँ होगा? बोमेन कैप्सूल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या डिस्टल ट्यूब्यूल, कहाँ मतलब फिल्ट्रेशन कम होगा? तो 54 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बोमेन कैप्सूल में। कहाँ होगा? बोमेन कैप्सूल में कम फिल्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच जोन द एटमॉस्फियर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड। ओजोन लेयर प्राय किस लेयर में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो 55 का कौन सा सही होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The epithelial tissues present on the inner surface of bronchioles and fallopian tube is, ये कैसी होती है? जो ब्रैंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। तो ये प्राय कैसी होती है? तो ये प्राय होती है कैसी? ग्लैंडुलर। कैसी होती है? ग्लैंडुलर। 56 में सही क्या करेंगे? तो 56 का डी सही होगा, ग्लैंडुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not an
एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का प्राय इनमें एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा प्राय एग्जाम्पल इसमें एडाप्टिव रेडिएशन का नहीं है, तो अब बताएंगे। इनमें 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा नहीं है, तो व्हाइट विंग मॉथ एंड डार्क विंग मॉथ प्राय एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। Which one of the following conditions of the zygote would lead to the birth of a normal human female child? Which one of the following condition of the zygote would lead to the birth of a normal human female child? Only one Y chromosome, only X chromosome, one X and one Y chromosome. तो कौन सा सही होगा, या 2X chromosome? Birth. The following condition the zygote would lead to the birth in normal human female child. तो क्या होंगे, 2X होंगे, दोनों X होंगे, तभी वो फीमेल होगी। क्या होगी, फीमेल। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन टीसीए साइकिल, इन टीसीए साइकिल यानी क्रेब साइकिल की बात कर रहा है, जीटीपी इज फॉर्म ड्यूरिंग कन्वर्जेशन ऑफ। जीटीपी प्राय कहां बनता है, किसके कन्वर्जेशन में बनता है, तो 59 में ए सही होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम इनटू सक्सिनिक एसिड के बीच में जीटीपी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल एम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle and electron transport system is the formation of। कहता है ओवरऑल जो एम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस होता है, Krebs cycle and electron transport system is the formation of, किसका निर्माण करता है, एटीपी इन स्मॉल स्टेपवाइज यूनिट, एटीपी वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड, शुगर, एटीपी इन स्मॉल स्टेपवाइज यूनिट, क्या सही करेंगे, तो 60 का हम यहां सही करेंगे क्या, तो 60 का करेंगे ये नंबर डी, एटीपी इन द वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन डी को सही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसके आगे का जो पार्ट्स है वो हमारे ऐप पर ही जाएगा। 2 पार्ट्स यूट्यूब पर आए हैं, तीसरा पार्ट ऐप पर ही जाएगा, और ऐप पर अभी क्लास भी आपको एक मिलेगी। और ये क्योंकि ये तो आपका प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, उसके साथ आपको क्लासेस भी दी जा रही हैं। किसी भी जानकारी और समस्या के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर अधिक जानकारी के लिए। इसी के साथ नमस्कार।